Okay, hello everyone and welcome to the fourth session of your CMA Final Risk Management. We have already done a lot of discussions and today we are going to be wrapping up the first module and the first chapter as we so call it. So अपना almost 8 चैप्टर है टोटल चैप्टर सिलेबस में. हाँ तो चैप्टर वाइज देखेंगे तो 1/8 चैप्टर खत्म आज 12.5%. ऑब्वियसली कंटेंट वाइज नहीं है, ये 20 पन्ने का चैप्टर है, टोटल इससे कहीं ज्यादा है. तो टोटल वाइज दिस इज लेस देन 10%, बट इट्स अ स्मॉल चैप्टर, बट इट्स अ गुड इंट्रोडक्शन चैप्टर दैट्स गोना बी रेलेवेंट फॉर अ लॉट ऑफ अदर चैप्टर्स. हमने आपके साथ व्हाट इज रिस्क डिस्कस कर लिया है, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस किया. हमने रिस्क मैनेजमेंट करने के बेनिफिट्स आपके साथ डिस्कस किए थे. रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी, क्या फर्क होता है. हमने कहा था रिस्क के अंदर में एंड अनसर्टेनिटी में मेन फर्क क्या है. रिस्क को पहले से हम एंटिसिपेट करके प्रोबेबिलिटीज अटैच कर पाएंगे, अनसर्टेनिटी में प्रोबेबिलिटीज वगैरह अटैच नहीं कर पाते हैं. हमने कहा था रिस्क के अंदर रिस्क को हम एंटिसिपेट करके काउंटर मेजर्स वगैरह लगा पाएंगे, लेकिन अनसर्टेनिटी के लिए वो पॉसिबल ही नहीं है. अपने लिए मिनिमाइज कर पाएंगे रिस्क को, अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज वगैरह भी नहीं कर पाएंगे. ऐसा डिस्कस किया था. फिर आगे बढ़े थे हम लोग, तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिस्क में आए थे. टाइप्स ऑफ रिस्क में ऑपरेशनल रिस्क का बात किया था, मार्केट रिस्क का बात किया था, क्रेडिट रिस्क का बात कर रहे थे हम लोग. हम लोगों ने बात किया था यहाँ पे बिजनेस रिस्क वगैरह हो रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट रेट रिस्क वगैरह का बात किया था. टाइप्स ऑफ रिस्क बहुत सारे डिस्कस कर रहे थे आपके साथ. फिर आगे बढ़ के हमने डिस्कस किया था ऑब्स्टिकल्स इन रिस्क मैनेजमेंट, कि अगर अपने बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, ऑब्स्टिकल्स आ सकती हैं. सो ऑब्स्टिकल्स इन रिस्क मैनेजमेंट इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड. ओके, आज के सेशन में हम चैप्टर 1 मॉड्यूल 1 के 4th and 5th पार्ट को करके रैप अप करेंगे एंड मे बी इफ पॉसिबल टच अपॉन दी मॉड्यूल 2 ऑल्सो, और एटलीस्ट डेफिनेटली रैप अप करना अपना फोकस होने वाला है. सो सबसे पहले अपना 4th पार्ट में जब जा रहे हैं, 4th यूनिट में जब हम जा रहे हैं, तो 4th यूनिट में रिस्क मैनेजमेंट के अप्रोचेस सीखेंगे हम. अप्रोचेस यानी क्या क्या तरीके हो सकते हैं रिस्क को मैनेज करने का. तो एकदम बेसिक लेवल पे मैं बोलूं तो रिस्क को मैनेज करने का 4 तरीका होता है. उस 4 को खींच के हम 7-8 तरीका बनाएंगे अपने बुक में, ठीक है ना. बेसिक रिस्क को मैनेज करने का 4 तरीका होता है. सर क्या क्या 4 तरीके होते हैं. या तो हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या फिर हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं. अवॉइड वो काम ही नहीं करें जिसमें रिस्क है. या तो हम रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं कंट्रोल्स लगा के, मेजर्स लगा कर, या फिर हम रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, वो काम ही नहीं करें जिसमें रिस्क है. या हम रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं, बाय यूजिंग वेरियस मेजर्स लाइक आउटसोर्सिंग, इंश्योरेंसेस. या फिर अगर हमें वो रिस्क लेस इंपॉर्टेंट लग रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिटेन करके रख सकते हैं. तो रिस्क रिटेंशन हो सकता है, जब हम रिस्क को रिटेन कर रहे हैं, एब्जॉर्व करके रखता है क्योंकि हमारे को वो लेस इंपॉर्टेंट लग रहा है बिकॉज उसका प्रोबेबिलिटी, इंपैक्ट वगैरह कम है. या हम रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं ऑन टू अ थर्ड पार्टी, आउटसोर्सिंग, इंश्योरेंस वगैरह के वजह से रिस्क शेयरिंग हो जाएगा, ट्रांसफर शेयरिंग. या रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, वो काम नहीं करने के जिसमें रिस्क लग रहा होगा अपने को. या फिर रिस्क को रिड्यूस करेंगे बाय सुटेबल कंट्रोल्स, मेजर्स एंड मिटिगेशंस. So these are going to be the broad methods, mechanisms of managing risk. ये रिस्क मैनेजमेंट के अलग अलग तरीके हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर, इस यूनिट के अंदर. यही अलग अलग टाइप सारा डिस्कस करना इस यूनिट का फोकस होने वाला है. तो अगर आप समझ गए तो ओवरव्यू लेवल पे यही डिस्कस होगा. इसके बारे में कुछ लाइंस रीड एंड राइट करेंगे, डिस्कस करेंगे, बट दिस इज द ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट अप्रोचेस. मेनली ब्रॉडली बात करें, रिस्क को रिड्यूस करने का बात करेंगे, कंट्रोल करने का बात करेंगे, रिस्क को ट्रांसफर करने का बात करेंगे, या रिस्क को शेयर करने का बात करेंगे, लाइक इन केस ऑफ इंश्योरेंस, लाइक इन केस ऑफ आउटसोर्सिंग. कैसे होता है इंश्योरेंस, आउटसोर्सिंग से रिस्क ट्रांसफर या शेयर, हम डिस्कस करेंगे, आगे आएगा. अभी खाली ओवरव्यू बात कर रहे हैं. या फिर रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है, वो काम ही नहीं करेंगे जिसमें अपने को बहुत ज्यादा रिस्क लग रहा होगा. या फिर रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम रिस्क को रिटेन कर सकते हैं अगर उसका प्रोबेबिलिटी, इंपैक्ट अपने को कम लग रहा है और अपने को लगता है इतना रिस्क हम टॉलरेट कर सकते हैं बिजनेस में. ओके, आइए एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं. देयर इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट द गोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज टू एलिमिनेट द रिस्क फ्रॉम द बिजनेस. ये कई लोगों को लगता है रिस्क मैनेज मतलब रिस्क को हटा देना. अरे रिस्क को हटा देंगे, रिस्क को मिनिमम कर देंगे तो रिटर्न भी तो मिनिमम हो जाएगा. तो रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट रिस्क को मिनिमम कर देना, बट रिस्क मैनेजमेंट इज अबाउट रिस्क को टॉलरेबल, एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आना.
रिस्क को टॉलरेबल एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आना, दिस इज गोना बी रिस्क मैनेजमेंट. तो रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट समथिंग लाइक खाली रिस्क को कम करना है, बस रिस्क मैनेजमेंट इज अबाउट उसको टॉलरेबल एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आना है. ओके, दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज एलिमिनेशन ऑफ रिस्क इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. बोला प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकता कि आप रिस्क को टोटली एलिमिनेट कर लो, ये तो हो ही नहीं सकता है. कुछ ना कुछ तो रिस्क हमेशा ही रहेगा. याद है पता कौन सा रिस्क हमेशा रहता है? याद करो. कुछ रिस्क ऐसा है जो हमने कहा था हमेशा रहता है, इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड. याद आना चाहिए, सिस्टमैटिक रिस्क वर्ड यूज किया था हम लोगों ने. तो बोला कुछ रिस्क तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. The goal of risk management is to ensure that the organization has a clear picture of the level of risk they are willing to undertake. इसको क्या बोलते हैं? सर आप तो क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिया, और क्या? इसको क्या बोलते हैं? The level of risk that the business is willing to take. कितना रिस्क हम लेने को तैयार हैं, एक्सेप्ट करने को तैयार हैं. दिस इज कॉल्ड रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल, टॉलरेबल रिस्क लेवल, रिस्क एपेटाइट. याद करना, ये वर्ड्स हमने मेंशन किया है रिस्क मैनेजमेंट के डेफिनेशंस के दौरान. रिस्क मैनेजमेंट इज अबाउट सेटिंग अ रिस्क एपेटाइट, एक टॉलरेबल रिस्क लेवल सेट करना, और फिर एक्चुअल को एनालाइज करके आइडेंटिफाई करके टॉलरेबल के अंदर लेकर आना. दैट वाज रिस्क मैनेजमेंट. तो बोला रिस्क मैनेजमेंट में पहले एक टॉलरेबल रिस्क लेवल सेट करेंगे और फिर ये इंश्योर करेंगे कि एक्चुअल रिस्क टॉलरेबल लेवल के अंदर आया या नहीं आया. बट उसके लिए पहले एक टॉलरेबल रिस्क लेवल सेट करना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं यहां पे. To ensure that the risk remains within those limits. This is risk management. Risk management is about setting a tolerable risk level and ensuring that the actual risk remains within that tolerable levels. There are different approaches to risk management which result in different types of outcomes. रिस्क एंड रिटर्न का रिलेशनशिप आपको पता है, दे गो हैंड इन हैंड. ऐसा नहीं है कि आप खाली रिस्क या खाली रिटर्न को अलग अलग देख सकते हैं. आप किसी से भी पूछो whether they want to reduce the risk, the answer will be yes. However, risk management does not work in a silo, मतलब separate compartment. Silo word मतलब separate compartment. Okay. There is a clear and direct relationship between risk and reward. There is a direct relationship between risk and reward. अगर आप minimize risk करेंगे तो minimize reward भी होगा. Are you with me? और अगर आप रिस्क लेंगे तो फास्टर ग्रोथ हो रहा होगा. रिस्क एंड रिवॉर्ड गो हैंड इन हैंड. फर्स्ट सेशन से समझा रहा है आप लोगों को. अब वो सब चीजें बुक में आ रही है, हम सिर्फ रीड करें और समझाने को बचा नहीं, ऑलरेडी कई बार समझा चुके हैं. रिस्क एंड रिवॉर्ड गो हैंड इन हैंड. सो अगर रिस्क ज्यादा होगा तो रिवॉर्ड रिटर्न्स भी ज्यादा मिल रहा होगा. रिस्क मिनिमाइज कर देंगे तो रिटर्न्स एंड रिवॉर्ड्स भी मिनिमाइज हो जा रहा होगा. दे बोथ गो हैंड इन हैंड. सो अपने खाली रिस्क को देख के नहीं डिसाइड कर सकते मेरे को कितना रिटर्न चाहिए, मेरा क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये भी कंसिडर करना पड़ता है while you decide the risk levels that you're wanting to accept in the organizations. Having a policy of risk minimization and reward maximization can be inconsistent and create negative outcomes. आप चाहोगे ऐसा हो, लेकिन चाहने से होता थोड़ी ना है. हम चाहेंगे रिस्क मिनिमम हो एंड रिवॉर्ड मैक्सिमम हो, लेकिन जब रिस्क मिनिमम होगा तो रिटर्न भी मिनिमाइज होगा. जब रिवॉर्ड मैक्सिमम होगा तो रिस्क भी मैक्सिमाइज हो रहा होगा. सो व्हाइल इट मे लुक लाइक आई वुड वांट टू अचीव दिस, बट एक्चुअली ईदर इट विल बी दिस और दिस, दे मूव हैंड इन हैंड. ओके, अप्रोचेस टू रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क को मैनेज करने का क्या क्या तरीका हो सकता है? The approaches commonly followed in risk management process have been detailed below. क्या क्या तरीके हो सकते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए, ये एक एक करके डिस्कस करने चाह रहे हैं. Okay, so what we are about to discuss is each of the various methods by which risk management may be done in the organizations. सबसे पहले खाली ब्रॉड हेडिंग्स देखिएगा, इन समझना. रिस्क अवॉइडेंस हो सकता है. अवॉइडेंस नाम से समझो, वो काम ही नहीं करेंगे जिसमें रिस्क लग रहा है, डेंजर है, दूर रहना है. सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन नाम से समझना. अगर आप जो लोग FM
एसएफएम की क्लासेस कर रहे होंगे वो भी रिलेट कर पाएंगे। एसएफएम में ये सब सुनते हैं आप कि अगर आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है वो आपस में कट जाता है, तो टोटल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कम हो जाता है। सिमिलरली अगर एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बिजनेसेस में है जो आपस में कोरिलेटेड नहीं है या कम है, तो उससे क्या होगा, बोला टोटल रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कम हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई एक इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आएगा तो दूसरा बिजनेस चालू रख लेगा, दूसरे में प्रॉब्लम आएगा तो पहला बिजनेस को चालू रख लेगा, तो कंपनी एज अ होल हम ज्यादा बेहतर सर्वाइव कर पाएंगे। दैट्स द ऑब्जेक्ट, दैट्स द पॉइंट हियर। So diversification says when you are into different businesses that are not related to each other, you are able to manage risks in a better manner because any happening in a particular industry does not affect your other businesses. Third is risk transfer. This is going to be similar to next page में देखना, risk sharing. Risk transfer and risk sharing दोनों के अंदर हम बात करेंगे जहां पे हम रिस्क किसी और पे ट्रांसफर कर रहे होंगे, लाइक इंश्योरेंस इज एन एग्जांपल। तो इंश्योरेंस के अंदर रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा, शेयरिंग में कुछ कुछ होगा। सो व्हाट इज कुछ कुछ होगा, मतलब कुछ रिस्क हमारा होगा, कुछ रिस्क उनका होगा, कुछ कुछ होता है, आप समझ रहे हैं ना। तो आइडियली रिस्क ट्रांसफर में पूरा रिस्क सामने वाले पे ट्रांसफर हो जाता है। रिस्क शेयरिंग में कुछ कुछ होता है, कुछ रिस्क हमारा होता है, कुछ रिस्क ट्रांसफर्ड हो जाता है। ओके, तो रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू रिस्क को कम कर सकते हैं, रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं, रिस्क को शेयर कर सकते हैं, रिस्क को रिटेन कर सकते हैं। रिटेंशन नाम से समझ में आ रहा है क्या? रिस्क को रिटेन कर सकते हैं सर। रिटेंशन से क्या होगा, हमारे को लग रहा है उसका प्रोबेबिलिटी कम है, इंपैक्ट कम है, तो उसको रिटेन एब्जॉर्व करके रखने का बात कर रहे हैं। या फिर लास्ट में आएगा लॉस कंट्रोल, जहां रिस्क को कंट्रोल करने का कोशिश करेंगे, लॉसेस को कम करने का कोशिश करेंगे। कैसे सीखेंगे? So these are the broad strategies that we are about to discuss with you one by one. या तो रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं, रिस्क को शेयर कर सकते हैं, रिस्क को रिटेन कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, या लॉस कंट्रोल। नाम से समझो, लॉस कंट्रोल, कि कुछ ऐसा करें कि लॉस कंट्रोल कर सके। आग लगे, आग नहीं लगे इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आग लगे तो उसका लॉसेस को कंट्रोल करने का भी कोशिश हम कर सकते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस द मोस्ट बेसिक स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड रिस्क अवॉइडेंस। The most basic strategy is called risk avoidance. Under this approach, the company avoids taking risk as much as possible. ये ह्यूमन नेचर है सर। उस रास्ते में बहुत रिस्क है, अच्छा नहीं 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 उधर से नहीं जाएंगे, ठीक है ना। So that's the human nature. When you're told that there is a lot of risk on this path, you tend to detour, take another path. However, this strategy is not viable for many companies. कई बार आपके पास ऑप्शन नहीं होता सर, है तो है, रिस्क है तो चल देंगे, आगे देखा जाएगा। This is because most activities have a certain amount of risk attached. क्योंकि अगर खाली अवॉइड ही करते रहेंगे तो फिर काम करने का स्कोप ऑफ एक्टिविटीज का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। काम करेंगे कहां से सर? हर काम में कुछ ना कुछ तो रिस्क होगा ही होगा। अब रिस्क से ही बचते रहेंगे तो फिर काम करेंगे कहां से सर? ठीक है ना। तो जितना भागने का कोशिश करेंगे होगा नहीं सर, कूद पड़ते हैं। The result of this approach is that there is very little incentive for any activity to take place. Risk avoidance होता क्या है? Is not performing any activity that may carry risk. अगर कोई चीज ऐसा है जिसमें बहुत रिस्क है तो वो काम ही नहीं करेंगे, ये बोल रहे हैं, वो काम ही नहीं करेंगे। For example, बोला if an investor wants to buy stocks in an oil company but oil prices have been falling significantly, if an investor assesses that the risk is high तो decides to avoid taking a stake in the company, this is known as risk avoidance. हम उस कंपनी का शेयर ही नहीं खरीदा जिसमें हमको लग रहा है बहुत रिस्क है। तो या अगर एक कंपनी रिसर्च टीम भेजने का सोच रहा था,
सेंडिंग वर्कर्स फॉर रिसर्च इन अ हॉस्टाइल एरिया, लेकिन लगा वहां पे बहुत लगने वगने का डर है, तो फिर मैनेजमेंट में फोरगो सच रिसर्च, वहां वो रिसर्च ही नहीं करेंगे, लोगों को भेजेंगे ही नहीं जहां बहुत ज्यादा रिस्क लग रहा है अपने को. सो दिस इज वे वी ट्राई टू टोटली अवॉइड द रिस्क ऑल टुगेदर, बिकॉज अपने को लगता है बहुत ज्यादा रिस्क है. सो अवॉइडेंस में वो काम ही नहीं करने का बात कर रहे हैं जिसमें अपने को रिस्क ज्यादा लग रहा है. दैट्स अ रिस्क अवॉइडेंस. ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट पेज में. चलो, a company may choose not to invest in a war-torn country because it may cause a loss of capital invest. अब कोई चाहे ऐसा जगह जहां बहुत झगड़ा चल रहा है साल भर से, तो ऐसे ऐसे जगहों पे जाकर अगर आप कंपनी सेटअप करने का सोचें तो सब पता ही नहीं अगला दिन बॉम्ब गिरेगा ना क्या होगा. समझ में आ रहा है? यू विल अवॉइड, भले ही आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा होगा लेकिन फिर भी यू विल अवॉइड. ओके, diversification is one of the oldest and most basic strategies in risk management. One of the basic strategies in risk management. The company deliberately tries to engage in business activities that are very different from one another. समझना, you will take up activities that are different from one another. कुछ अलग काम करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे. Since the activities are different, they do not experience adverse events at the same time. मतलब समझो, एक इंडस्ट्री में क्रैश आएगा तो वो दूसरा इंडस्ट्रीज को इफेक्ट नहीं कर रहा होगा, दूसरा इंडस्ट्रीज में क्रैश आएगा तो वो पहला को इफेक्ट नहीं कर रहा होगा. So they do not get affected at the same time. The result is that if some activities are facing a negative outcome, the others have a positive outcome and vice versa. The problem is that you cannot apply this everywhere. Obviously मेरे पास उतना skills होना चाहिए, capabilities होना चाहिए, resources होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, opportunity होना चाहिए, तब हम एक totally different एक business में, industry में enter करने का सोच सकते हैं. ऐसा थोड़ी ना है कि बस risk कम करना है तो चलो एक नया business शुरू कर दें खाली इसका risk कम करने के लिए. So you have to also look at it in totality. It's not a decision that you can take, just on the basis of कि इसका एक बिजनेस में है, इसका रिस्क कम करना है तो एक और बिजनेस शुरू कर देते हैं. नहीं, हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है और वो अगर टोटली डिफरेंट होगा तो अपने को दिखेगा कि इस बिजनेस को शुरू करने से ये भी फायदा है कि इस बिजनेस का भी रिस्क कम हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा होगा. बोला ये हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता. इट कैन नॉट बी अप्लाइड एवरीवेयर. It can be applied in conglomerates that are in diverse businesses. Okay. As opposed to a risk avoidance strategy, this investor can reduce risk by diversifying their portfolio by keeping their oil stocks, buying stocks in other industries that move in the opposite direction to oil. देखो, दिस इज हाउ यू गेट बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. तो डाइवर्सिफिकेशन में हम रिस्क से भाग नहीं रहे, रिस्क तो ले रहे हैं, लेकिन उस रिस्क को साथ साथ में कॉम्बैट करने के लिए डाइवर्सिफाई भी कर ले रहे हैं. रिस्क अवॉइडेंस में तो बोला वो काम ही नहीं करेंगे जिसमें रिस्क ज्यादा लग रहा है अपने को. यहां बोल रहे वो काम तो कर रहे हैं जिसमें रिस्क है. अब उसमें रिस्क ज्यादा लग रहा है तो उसको रिस्क को कम करने के लिए बिजनेस के लिए एक दूसरा एक्टिविटी या बिजनेस में एंटर करते हैं जो अनरिलेटेड होगा या इनवर्सली ऑपोजिटली रिलेटेड होगा. तो अपने लिए इस बिजनेस का नेगेटिव आउटकम अगर रिस्क होता भी है तो वो अपने लिए एक पॉजिटिव आउटकम इन अनदर बिजनेस क्रिएट कर देगा. दैट इज हाउ थ्रू डाइवर्सिफिकेशन वी कैन डाइवर्सिफाई द रिस्क, वी कैन रिड्यूस द टोटल रिस्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. रिस्क ट्रांसफर में ना 2 मिनट बाद आता हूं, पहले रिस्क रिटेंशन में चलते हैं क्योंकि ट्रांसफर और शेयरिंग में साथ में पढ़ाना चाहता हूं. Risk retention is a strategy under which the company decides to retain the risk on its books. This may result in high cost. This can be done when the company is confident of internal controls. हमको पता है कुछ नहीं होगा, क्यों इतना माथापच्ची करें, कंपनी में मेरे पास strong controls है, कुछ टेंशन नहीं है. This is because they are confident that they will be able to manage the impact of the risk. लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी का बिजनेस होना चाहिए कि आप उसको रिटेन करके एब्जॉर्व कर सकें.
Not every business chooses this risk management path. Businesses choose to pay their losses out of pocket instead of purchasing insurance. This is known as risk retention. ऊपर बोला businesses ट्रांसफर द रिस्क टू इंश्योरेंसेस, लेकिन हर कोई के लिए इंश्योरेंस लेना पॉसिबल नहीं है. कई जन बोलता है कि ठीक है लॉस होगा तो हम अपने पास से दे देगा, बेयर करेगा. हमको लगता है लॉस का चांसेस कम है और होगा भी तो हम संभाल लेगा, और फिर भी लॉस हुआ तो ठीक है ना, देखा जाएगा, उतना लॉस बेयर करेंगे. तो दैट इज रिस्क रिटेंशन, वेयर ईदर वी फील दैट द प्रोबेबिलिटी इंपैक्ट इज लो और वी फील दैट वी हैव स्ट्रॉन्ग इनफ कंट्रोल्स दैट वी विल बी एबल टू हैंडल इट. And worst case, if we are not able to handle it, we will be able to absorb the losses. So we retain the risk. Okay. Business owners make important decisions when choosing to retain risk if they can afford to pay upfront for any loss experiences. कि अगर लॉस होगा, अगर रिस्क मटीरियलाइज होगा तो हम उस लॉस को पे कर पाएंगे, बेयर कर पाएंगे, उतना कैपिटल हमारे पास है, उतना हमारे पास रिसोर्सेज फंड्स है. ये सोच समझ के फिर डिसीजन लिया जाता है रिस्क रिटेंशन का. ऐसा नहीं है कि बस रिटेन कर लेते हैं. सो दैट हैज टू बी अ डिसाइसिव डिसीजन बेस्ड अपॉन अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस. ओके, नेक्स्ट फिर आते हैं रिस्क ट्रांसफर की तरफ. रिस्क ट्रांसफर. नाउ रिस्क ट्रांसफर एंड रिस्क शेयरिंग, दो बैक टू बैक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आपके साथ. Another way to manage risk is to transfer risk to a third party. There are many external parties such as insurance companies who are willing to assume the risk in return for a fee. So insurance में क्या होता है? कई जन बोलते हैं सर इंश्योरेंस ले लिया अब लॉस नहीं होगा, अब रिस्क नहीं मटीरियलाइज होगा. अच्छा वाह, फायर इंश्योरेंस ले लिया इसलिए फायर नहीं लगेगा ना, फायर लगने आएगा, ओ इसके पास तो इंश्योरेंस है, यहां लग के फायदा नहीं है. ऐसा नहीं होता है. तो ऑब्वियसली रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन उस रिस्क के वजह से जो लॉस हो सकता था अब वो इंडेमनीफाई होगा, मेरे को कॉम्पेंसेट हो जाएगा. द इंश्योरेंस कंपनी विल कॉम्पेंसेट मी फॉर एनी लॉसेस दैट आई मे बेयर इन रिटर्न फॉर अ प्रीमियम दैट आई वुड बी पेइंग टू देम. सो इंश्योरेंस के केस में ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं होगा या रिस्क हट जाएगा, रिस्क रहेगा, लेकिन रिस्क के वजह से जो लॉस होता अब वो लॉस मेरी जगह सामने वाले पे ट्रांसफर हो जाता है. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? सो रिस्क ट्रांसफर इज वेयर द लॉसेस दैट मे अराइज फ्रॉम अ रिस्क आर ट्रांसफर्ड ऑन टू अ थर्ड पार्टी. ठीक है ना? However, insurance policies cannot be found for every risk. हर चीज का इंश्योरेंस नहीं हो सकता है. ठीक है ना? इंश्योरेंस लिया जा सकता है लेकिन हर चीज का लिटरली इंश्योरेंस नहीं होता है. देयर इज ऑल्सो वेयर डेरिवेटिव्स कम इनटू प्ले. सो एसएफएम की दुनिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है डेरिवेटिव्स. एंड डेरिवेटिव्स तो आप एंटर ही करते हैं विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स वगैरह या फॉर द पर्पज ऑफ हेजिंग वगैरह. सो डेरिवेटिव्स विल ऑलवेज बी अ way of hedging financial risk, transferring financial risks. Derivatives are financial instruments where the underlying cash flow changes based on the occurrence of certain risky events. Derivative is something, it's a financial contract that derives its value from a future contingent event. तो कोई एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होगा दैट मे और मे नॉट हैपन, और उसके बेसिस पे इस फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू एंड कैश फ्लोस चेंज हो रहा होगा. दैट्स अ डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव्स हेल्प कंपनीज कॉन्ट्रैक्चुअली ट्रांसफर देयर रिस्क टू आउटसाइड पार्टीज. यू गोना बी ट्रांसफरिंग द रिस्क ऑन टू थर्ड पार्टीज. It is important to realize that in these cases risk is not eliminated. Risk तो रहेगा, risk is not eliminated. The company still faces counterparty risk from the insurance company. That is the risk the counterparty will not pay in case the adverse event takes place. कि सामने वाला हो सकता है पैसा ना दे. For example, आपके लिए $1,00,000 रिसीवेबल था और आपको डर था कि डॉलर का रेट अगर बढ़ता गया तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर घटता गया तो आपको $1,00,000 के बदले INR रुपी जितना मिलता वो कम होता चला जाएगा. दैट्स अ रिस्क. तो आपने उसके लिए एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया एक सामने वाले पार्टी के साथ. नाउ आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का रिस्क हट गया,
लेकिन काउंटर पार्टी रिस्क है कि अगर सामने वाला मैच्योरिटी पे नहीं आया, डिफॉल्ट कर गया खरीदने डॉलर, तो आपको मार्केट में बेचना पड़ेगा और फिर मार्केट का रेट के हिसाब से सेल होगा। What is risk transfer? बोला risk transfer is a term to define the concept of risk management, which means the transfer of risk from a person to another person, such that in the case of event may happen occur in the future. अगर फ्यूचर वो इवेंट हुआ, उसको नहीं रोक रहे हम, लेकिन अगर वो इवेंट हुआ तो उसका जो रिस्क है, उसका जो लॉस होगा, दैट विल बी ट्रांसफर ऑन टू अ थर्ड पार्टी। इट मीन्स ट्रांसफरिंग द रिस्क टू अनदर पार्टी। देखो साफ साफ, रिस्क ट्रांसफर इज वेयर यू आर ट्रांसफरिंग द रिस्क ऑन टू अ थर्ड पार्टी। In practical scenarios, it is very easy to relate insurance for a motor vehicle. You have a motor insurance for 1 lakh. The insurance will be covering any physical damage to the vehicle, and roadside assistance will be valid for a year from the date of purchase. Now suppose the motorbike has some physical damage and you incur amount 50,000 for the cost of repairing the motorbike. You will receive 50,000 and not 1 lakh. लेकिन 1 लाख तक अगर लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगा, अगर 1 लाख से ज्यादा का लॉस होगा तो वो आपको खुद बेयर करना पड़ रहा होगा। लेकिन उस 1 लाख तक के लॉस के लिए आपको एक एनुअल प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब अगर आपका क्लेम अमाउंट 1 लाख से कम है तो आपको पूरा क्लेम अमाउंट मिल रहा होगा, सब्जेक्ट टू क्लेम सेटलमेंट्स, और अगर आपका क्लेम अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है तो अप टू 1 लाख ही मिल रहा होगा। रिस्क ट्रांसफर बाय इंश्योरेंस कंपनीज, तो अपने बोल रहे हैं जैसे इंश्योरेंस कंपनीज को हम लोग रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं, हम उसको प्रीमियम देते हैं और फिर रिस्क उसका। अब इंश्योरेंस कंपनी अगर अपना रिस्क ट्रांसफर करना चाहे, दैट इज हाउ री इंश्योरेंस कम्स इनटू द पिक्चर, अगर ये वर्ड सुना होगा। सो इन री इंश्योरेंस व्हाट हैपेंस इज द इंश्योरेंस कंपनी इज गेटिंग इटसेल्फ इंश्योर्ड by paying a premium to another insurance company. That's how reinsurance works. Although the risk is commonly transferred from individuals and entities to insurance companies, the insurers are also able to transfer risk. This is through reinsurance companies. They provide insurance to insurance firms. In exchange for this, the reinsurance companies will charge a premium. देखिए आगे बढ़ने के पहले आधा यूनिट खत्म हो गया सर। हमने चैप्टर 1 के 4th यूनिट में शुरू किया है डिस्कस करना रिस्क को मैनेज करने के तरीके। अब रिस्क को मैनेज करने के तरीकों में हमने सबसे पहले सीखा रिस्क को अवॉइड करना, वो काम ही नहीं करेंगे जिसमें रिस्क लग रहा है, या फिर हमने कहा डाइवर्सिफाई कर देंगे तो रिस्क होगा, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के वजह से मेरे लिए उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा। या फिर हमने कहा रिस्क रिटेंशन कर सकते हैं, रिस्क रिटेंशन जहां रिस्क को रिटेन करके रख रहे होंगे क्योंकि हमें लगता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंट्रोल से प्रोबेबिलिटी वगैरह उतना है नहीं तो टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। या फिर हम रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं ऑन टू अ थर्ड पार्टी लाइक इंश्योरेंसेस, तो सामने वाले के रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगर लॉस हुआ, रिस्क मटीरियलाइज अगर हुआ तो उसके वजह से जो लॉसेस होगा वो हमें इंडेमनीफाई कॉम्पेंसेट हो रहा होगा, पॉलिसी ऑफ सबरोगेशन इंडेमनिटी। ओके, रिस्क शेयरिंग, रिस्क शेयरिंग इंश्योरेंस की तरह होगा लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा, ध्यान दो। देयर आर हाइब्रिड अप्रोचेस टू रिस्क मैनेजमेंट एज वेल। Under this approaches, the company faces the consequences up to a certain level. Once the threshold level is breached, the risk gets transferred to an external party. देखो यहां तक मैं समझ में आ जाना चाहिए एकदम कि अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर छोटा मोटा लॉसेज है तो वो हम बेयर कर लेगा, बड़ा लॉस हुआ तो मेरे को टेंशन है, तो हम बोलेगा कि ठीक है ना 20,000 तक का अगर लॉस हो तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हम एब्जॉर्व कर लेगा। अगर 20,000 से ज्यादा का लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफाई करके देगा। दिस इज द अदर वे अराउंड। नॉर्मल इंश्योरेंस में क्या होता है कि 1 लाख तक इंश्योरेंस देगा, उसके आगे आपका
यहां उल्टा है कि पहला 20,000 तक मेरा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का. सो इट्स द अदर वे हियर. द आइडिया इज टू मेक रिस्क मैनेजमेंट कॉस्ट इफेक्टिव. द कंपनी विल बी एबल टू बेयर द स्मॉलर लॉसेस. हाउएवर अगर कोई कैटेस्ट्रॉफिक लॉसेस हो, बड़ा लॉसेस हो जाएगा, तो अपने को हेल्प मिल जाएगा. देखो, आर वी गेटिंग द पॉइंट्स? Since catastrophic events are less likely, the premium is also less. Risk sharing can be used to obtain wider coverage at lower cost. क्योंकि हम लोग छोटा मोटा लॉस तो खुद ही बेयर कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली छोटा मोटा लॉसेस का प्रोबेबिलिटी ज्यादा अगर दिख रहा है, बड़ा लॉसेस का प्रोबेबिलिटीज कम है, तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए प्रीमियम अमाउंट भी कम आएगा, कंपनी का खर्चा कम हो रहा होगा. During a project, the risk can be shared with other participants and resources. In business, the risk can be shared by working with other business partners in a mutually beneficial partnership. So let's say for example, हम लोग अगर business कर रहे हैं, तो business में partnership कर लेने से profit बटेगा, लेकिन साथ साथ में losses भी बट रहा होगा. So कहीं ना कहीं risk is also being shared by partnership, even though the profits are also being shared. Obviously risk and reward go hand in hand. तो risk share हो रहा होगा, लेकिन साथ साथ में reward भी share हो रहा होगा. ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये रियल वर्ल्ड में होता नहीं है आजकल. मैंने कई सारे केसेस सुने हैं जहां एयरलाइन कंपनी ने फ्लाइट कैंसिल कर दिया और बदले में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिया. आपने भी सुने होंगे, कमेंट कर दीजिएगा. लेकिन कई सारे हमने ऐसे एग्जाम्पल सुने हैं जहां एयरलाइन कंपनीज ने फ्लाइट कैंसिल कर दिया और कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं दिया, बोला पैसा रिफंड ले लो. अब रिफंड लेके आप बदले में नया फ्लाइट बुक करने जाओ, 4 टाइम्स है. सो व्हेन एन एयरलाइन फेसेस अनफोर्सीन कैंसिलेशंस दैट एक्सीड इट्स कैपेसिटी, they can have contractual agreement with other competitors. The airline pays an agreed upon rate so that a single flight cancellation doesn't strand all passengers at the airport. इससे कंपनी का कस्टमर के लिए भी खराब नहीं होता एंड प्राइसिंग भी फिक्स रहता है दूसरे के पास जाने का. तो अगर ये एयरलाइंस के बीच में म्यूचुअल अग्रीमेंट हो कि मेरा फ्लाइट कैंसिल हो जाएगा, तो हम आपको एट एन अग्रीड रेट इतना कस्टमर्स तक ट्रांसफर कर सकता है, एंड वाइस वर्सा. तो अग्रीमेंट होने से कस्टमर को भी इश्यूज नहीं आते हैं एंड प्राइसिंग का भी प्रॉब्लम्स नहीं आता है. लेकिन अगर ऐसे अग्रीमेंट्स हो, देन द रिस्क इज ट्रांसफर्ड. A few industries rely on sharing risk through diversification. Like many businesses purchase through cooperatives. A pool of resources. People pool their resources. By doing this, they pay lower prices. This shares the risk of being forced to pay higher prices than much larger competitors. So, रिस्क शेयरिंग इज जहां मेरा रिस्क अप टू सर्टेन लेवल होगा, उसके बियॉन्ड रिस्क इज गोना बी बोर्न बाय समवन एल्स. तो जहां मेरे लिए इनफाइनाइट रिस्क हो सकता है बिजनेस के अंदर, वो रिस्क अब रिस्ट्रिक्ट हो जाता है अप टू अ सर्टेन अमाउंट. दैट इज गोना बी रिस्क शेयरिंग. रिस्क रहेगा लेकिन दैट विल बी शेयर्ड विद अदर पार्टिसिपेंट्स, अदर पीपल. दैट इज गोना बी रिस्क शेयरिंग. यहां से हम आएंगे लॉस कंट्रोल में. लॉस कंट्रोल इज द लास्ट पार्ट. उसके अंदर 5-6 पॉइंट्स है आपको जो नेक्स्ट पेज में दिख रहा होगा. बट अगर मैं ब्रॉड स्ट्रैटेजीज की बात करूं, नंबरिंग करूं अगर मैं आपके लिए, तो मेरे लिए रिस्क अवॉइडेंस इज ए, डाइवर्सिफिकेशन इज बी, ट्रांसफर इज सी, retention is D, sharing is E, and loss control is F. Those are the 6 points that we have. So when we are discussing risk management strategies, 6 strategy है अपने लिए. मैंने स्टार्टिंग में 4 बताया था, वही 4 को खींच के 6 बनाया. एक, रिस्क को या तो कम करेंगे बाय पुटिंग कंट्रोल्स, जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉस कंट्रोल, या रिस्क को अवॉइड करेंगे, फर्स्ट वाला,
या रिस्क को ट्रांसफर करेंगे एंड उसका भाई रिस्क शेयरिंग, ट्रांसफर एंड शेयरिंग, या रिस्क को रिटेन कर रहे होंगे, रिटेंशंस। और एक साइड में आया था डाइवर्सिफिकेशन वाला पॉइंट अपने लिए। दैट्स हाउ वी हैव हैड 6 पॉइंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को अवॉइड करना, ट्रांसफर करना, शेयर करना, रिस्क को रिटेन करना, डाइवर्सिफिकेशन एंड लॉस कंट्रोल। अब लॉस कंट्रोल वाले पार्ट में चलते हैं, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द यूनिट। आ जाइए। This strategy is used by organizations that have a certain amount of liquid assets in hand. They hold on to the assets till a certain predetermined threshold is reached. This threshold is called stop loss. Once the threshold is reached, there are automatic orders placed to sell the asset and minimize the loss. The idea behind this strategy is to ensure that assets are not sold at minor differences. However, a significant drop in valuation detected, assets must be sold to minimize the losses. ये थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में समझा रहा हूं, सुनिएगा। आज अगर स्टॉक मार्केट में आपने एक स्टॉक को 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए का 99.5 हुआ, 99 हुआ, 98.5, आपको लगा यार लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, 98 हो गया, अरे यार बहुत ज्यादा लॉस हो गया, 97.5, अरे यार बेच दे, बेचा और फिर 105। अल्ले सर क्यों बेचा? नहीं बेचना चाहिए था, थोड़ा सा होल्ड कर लेना चाहिए था। अगला बार वापस हुआ 100, 99.5 कुछ नहीं, 99 कुछ नहीं, 98 कुछ नहीं, 97.5 कुछ नहीं, अभी तक घूमेगा, 96, 92, 90, 88, 82, बेच देना चाहिए था। स्टॉक मार्केट में अफसोस ही करते रह जाएंगे, बेचा तो भी अफसोस और नहीं बेचा तो भी अफसोस। तो स्टॉप लॉस क्या बोलता है कि बेसिकली आप एक लिमिट रखते हो जितना लॉस तक आप बेयर करने को तैयार हो। लॉस कंट्रोल कि अगर उतना लेवल रीच कर गया, लेट्स से आपको 5% लॉस तक बेयर करने का मन है, तो 100 रुपए का 5%, 5 रुपया, यानी आप 95 तक प्राइस हो तो आप टॉलरेट करोगे। अब अगर 99, 98, 97 हो रहा है, आपको टेंशन इसलिए लेना है, 97 होगा, 102 होगा, वापस 98 होगा, वापस 104 होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही 95 आ गया आप बेच दोगे, फॉर द सिंपल रीजन कि आपको लोड नहीं लेना है, क्या पता 80 चला गया तो। That is what we are saying, loss control here, having a stop loss which automatically stops further loss. अब ये हो सकता है 95 टच करके फिर 105 आ जाए, बट वो आपका बैड लक है, कोई ऑप्शन नहीं है। बट आप स्टॉप लॉस रखते हो और उतना स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, टच कर जाता है, तो फिर आप और उसको होल्ड नहीं करते हो, लॉस नहीं पालते हो। The bottom line is that the risk can be handled in different ways based on the underlying policy of the firm. Risk is present in every organization, which is why we believe that having a formal risk management program is important. आज आप बिजनेस में जो भी कर रहे हो उसमें रिस्क होगा। It is universal in every industry, in every country, in everything that you do. Risk is there, it's prevalent. It means that every organization should develop a practical way of identifying, monitoring and managing the risks that could negatively impact the organization. तो बोला हर ऑर्गेनाइजेशन को अक्रॉस द ग्लोब एक पॉलिसी बना के प्रॉपर तरीके में रिस्क को आइडेंटिफाई, एनालाइज, मॉनिटर करना है और फिर मैनेज करना है। रिस्क को आइडेंटिफाई, एनालाइज, मॉनिटर और मैनेज करना है। तो बोला दिस हैज टू बी डन बाय एवरी कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड, in every industry, because risk is there everywhere. The first step is अपने डिस्कस कर चुके हैं, identify the risk that arises from what we own, what we do and who we are. फिर analyze the risk. After we have identified, they should be analyzed to determine the likelihood and severity. याद आ रही है दो वर्ड्स कि रिस्क को दो चीजों के बेसिस पे एनालाइज करते हैं, होने का चांसेस कितना और अगर हुआ तो लॉस कितना। रिस्क इज एनालाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी एंड लाइक्लीहुड, होने का चांसेस कितना और अगर हुआ तो लॉस कितना। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस इज कंप्लीट, फिर क्या करेंगे? वी विल यूज वन ऑफ द फॉलोइंग 6 मेथड्स to reduce the possibility of loss or limit the severity.
एक बार हमने रिस्क को आइडेंटिफाई एनालाइज कर लिया, लॉस कंट्रोल करने का 6 तरीका है जो डिस्कस करने जा रहे हैं. 6 स्ट्रेटजीज. दिस इज एन SQ फॉर अस, सेपरेट क्वेश्चन. ओके, सो एग्जाम पर्सपेक्टिव दिस इज गोइंग टू बी अ सेपरेट क्वेश्चन फॉर अस कि रिस्क को कंट्रोल, लॉस कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं. ओके, अपने यहां बात कर रहे हैं रिस्क को मैनेज करने के तरीकों का. रिस्क मैनेज करने के तरीकों में रिस्क अवॉइडेंस था, रिस्क रिटेंशन था, रिस्क ट्रांसफर था, रिस्क शेयरिंग था, डाइवर्सिफिकेशन था, एंड द लास्ट इज लॉस कंट्रोल. जहां लॉस को कंट्रोल करेंगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस तक टॉलरेट करेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं करेंगे. अब ये लॉस कंट्रोल करने का 6 तरीका है जो डिस्कस करने जा रहे हैं. आर यू वेरी क्लियर नाउ? उसके बाद यूनिट खत्म है, दिख रहा है आपको? उसके बाद यूनिट खत्म है अपना. सो ये लॉस कंट्रोल करने का 6 तरीका है. पहला, अवॉइडेंस. आपको ज्यादा लॉस का चांसेस दिख रहा है तो काम ही मत करिए, या 2 पॉइंट सेम टू सेम मिलेगा. डाइवर्सिफिकेशन. आगे बढ़ने के पहले इजियर पॉइंट्स को पहले उठा लो. तो लॉस को कंट्रोल करने का पहला तरीका है कि सर वो काम ही मत करिए जिसमें ज्यादा लॉस का चांस लग रहा है. कंट्रोल हो गया ना सर? टू इजी टू बेसिक बट है. या डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई कर देंगे तो लॉस होगा भी एक में तो दूसरे में प्रॉफिट हो जाएगा, टोटल लॉस कम हो रहा होगा. डाइवर्सिफाई कर देंगे तो अगर एक में लॉस हो भी रहा होगा तो दूसरे में प्रॉफिट हो रहा होगा, टोटल लॉस कम हो जाएगा. तो अवॉइडेंस हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है. नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड रिडक्शन. आपको पता है कई बार बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन डैश, सुना होगा. तो ऑब्वियसली कोई भी लॉस हो सकता है तो पहले तो कोशिश करेंगे कि हो ही नहीं, और अगर हो तो फिर रिडक्शन के थ्रू कम कोशिश करेंगे कि कम से कम हो. पहला बात तो हम चाहेंगे कि लॉस हो ही नहीं और कोशिश करेंगे कि लॉस ना हो, और फिर देखेंगे कि अगर लॉस हो रहा है तो रिडक्शन के थ्रू उसको कम से कम करने का कोशिश कर रहे होंगे. तो प्रिवेंशन इज टू accepting the risk are unavoidable. We can implement preventive measures to reduce the loss frequency. होने का chances कम कर देना. Reduce the occurrence of risk event. रिस्क इवेंट का होने का चांसेस कम कर देंगे. रिड्यूस द ऑकरेंस ऑफ रिस्क इवेंट. जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे तो चोरी वगैरह का चांसेस कम हो जाएगा. स्पीड लिमिट कम कर देंगे हाईवे पे तो एक्सीडेंट का चांसेस कम हो जाएगा. प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ताकि लॉस हो ही नहीं. होने के बाद, चोरी होने के बाद कोशिश करना रिकवर करने का, फॉलो अप करना, ढूंढना, उससे अच्छा पहले से कंट्रोल्स लगा देंगे ताकि चोरी हो ही नहीं. हाईवे पे एक्सीडेंट होने के बाद एम्बुलेंस 911 करना, इससे अच्छा पहले से ही स्पीड लिमिट्स लगा देंगे ताकि एक्सीडेंट के चांसेस ही कम हो जाए. रिडक्शन मेजर्स कैन बी अप्लाइड बिफोर और आफ्टर अ लॉस ऑकर्स टू मिनिमाइज द सेवरिटी ऑफ पोटेंशियल लॉसेस. कि लॉस हो तो कम हो, इसके लिए मेजर्स लगा रहे हैं, चाहे पहले से चाहे बाद में. So these measures may be installed before or after, but their objective is to minimize the losses in case the risk event occurs. वो था reduce the occurrence, यह है reduce the losses in case the risk event occurs. फर्क समझ में आ रहा है ना? प्रिवेंटिव होने से रोकने का बात कर रहे हैं, रिडक्शन होने से लॉसेस कम करने का बात कर रहे हैं. जैसे फायरवॉल्स लगा देंगे टू लिमिट डैमेज, एक्टिवेटिंग अ फायर सप्रेशन सिस्टम. जैसे फायर स्प्रिंकलर्स वगैरह लगा दिया जाता है सीलिंग से. स्प्रिंकलर्स वगैरह होते हैं तो अगर आग लगेगा तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंकलर से पानी आएगा, आग फटाफट बुझ जाएगा, लॉसेस कम से कम होगा इन केस ऑफ फायर ऑकर्स. नेक्स्ट, डुप्लीकेशन में पहले आना. तो बोला बैकअप लेके रखिए, स्पेयर पार्ट्स रखिए, कॉपीज ऑफ क्रिटिकल प्रॉपर्टी रखिए इन रिजर्व टू यूज व्हेन अ प्राइमरी एसेट इज डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड. अगर अपना कोई प्राइमरी एसेट डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो
बैकअप लेके रखिए ताकि अपने उसको इमीडिएटली रिप्लेस करके कंटिन्यूटी कैन बी इंश्योर्ड, लॉस कंट्रोल हो जाएगा। आज अगर मेरा सर्वर में कोई बैकअप नहीं है तो अगर सर्वर डाउन हो गया, क्रैश कर गया तो पूरा बिजनेस अटक जाएगा, बहुत लॉस होगा। बट वहीं अगर सर्वर का बैकअप अगर अवेलेबल है तो अगर एक सर्वर डाउन क्रैश हो भी गया तो विद इन अ फ्यू मिनट्स आई कैन शिफ्ट माई वर्क टू द अदर सर्वर एंड कंटिन्यूटी कैन बी इंश्योर्ड, तो लॉस नहीं होगा उतना। So through duplication, we can reduce the losses that the organization may face. Avoidance में, by choosing to avoid a particular risk altogether, we can eliminate the loss associated with that risk. Eliminate the risk. Although risk avoidance is a simple method, this strategy isn't always practical. हमेशा avoid करना possible नहीं है loss कम करने के लिए। हर चीज जहां आपको लग रहा है रिस्क है, लॉस हो सकता है, उसको खाली अवॉइड कर लोगे, दैट मे नॉट बी द सूटेबल एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी ऑलवेज, बट वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज है बट नॉट द मोस्ट सूटेबल। अवॉइडेंस, डाइवर्सिफिकेशन, स्प्रेड लॉस एक्सपोजर्स ओवर न्यूमरस प्रोजेक्ट्स, मार्केट्स एंड रीजन्स, उसको स्प्रेड कर दीजिए ओवर न्यूमरस मार्केट्स एंड रीजन्स। अ बिजनेस कैन एंटर इनटू डिफरेंट ज्योग्राफिकल मार्केट्स. If one market becomes too competitive, the other markets may still generate enough profits for the business to continue operations. डाइवर्सिफाई करने से अगर एक बिजनेस में लॉस भी हो रहा होगा या कहीं चैलेंजेस आएगा, प्रॉफिट उतना नहीं भी आ रहा होगा, तो एक दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट्स आएगा ताकि बिजनेस का कंटिन्यूटी इंश्योर्ड रहना होगा. That's how diversification will benefit. So अवॉइडेंस है, डाइवर्सिफिकेशन है, प्रिवेंशन है, रिडक्शन है, डुप्लीकेशन है, सेपरेशन में चल रहे हैं. बट अभी वेरी क्लियर विद द 5 पॉइंट्स ना देख लो, 6 में से पूरा चैप्टर इज 6 and 6, 6 स्ट्रैटेजीज और 6 स्ट्रैटेजी में 6 पॉइंट्स लॉस कंट्रोल में. अवॉइडेंस एंड डाइवर्सिफिकेशन तो सेम आ गया, प्रिवेंशन, रिडक्शन, डुप्लीकेशन. लास्ट में आ रहा है सेपरेशन. सेपरेशन बोला कि जो लॉस होगा भी उसको बाकियों से अलग कर देंगे ताकि वो फैले नहीं और लॉस बढ़े नहीं. इट्स लाइक आइसोलेट the loss asset so that it does not spread and cause further losses to us. सिंपल, आग लगता है तो उस एरिया को, सेक्शन को आइसोलेट करने का कोशिश किया जाता है ताकि बाकी जगहों पे वो फैले नहीं, स्प्रेड ना हो रहा. बर्निंग ट्रेन, जब वो ट्रेन का डब्बा में आग लगता है तो बाकी ट्रेन के डब्बों को अलग करने का कोशिश किया जाता है ताकि बाकियों में इफेक्ट ना आए. ठीक है ना. सो that's how सेपरेशन करते हैं. कोविड, anybody who was affected was isolated ताकि वो स्प्रेड ना हो रहा हो. By isolating the loss assets from one another, we can minimize the adverse effects of a single loss. Isolating the loss asset reduces the total loss. अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? अब जैसे फॉर एग्जांपल डुप्लीकेशन में आपको लग रहा है डुप्लीकेशन खाली डेटा वगैरह का हो सकता है, डुप्लीकेशन कोई भी चीज का हो सकता है. जैसे एक ही काम है, अगर वो काम कंपनी में सिर्फ एक ही आदमी को आता है, अब अगर वो छोड़ के चला गया या वो ऑफिस नहीं आया, तबीयत खराब हो गया, बिजनेस अटक जाएगा. बट कंपनी जॉब रोटेशन के थ्रू वही काम 4 जन को सिखा के रखेगा. एक जन का तबीयत खराब हो गया, नहीं आया, छोड़ के चला गया, टेंशन नहीं लेने का, वी हैव बैकअप. So we can have backup of people also in the organization. By through job rotations, company creates a backup so that in case of emergencies, we have alternative people in the organization who know the same work, who can handle it temporarily while we can get new resources. तो बैकअप डुप्लीकेशन है. सेपरेशन, आइसोलेट द लॉस एसेट ताकि रिस्क और फर्दर स्प्रेड ना हो. प्रिवेंशन, रिडक्शन, सेपरेशन, डुप्लीकेशन, अवॉइडेंस, डाइवर्सिफिकेशन. 6 स्ट्रैटेजीज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड उसके अंदर लॉस कंट्रोल. 6 स्ट्रैटेजीज में रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिटेंशन, रिस्क ट्रांसफर, रिस्क शेयरिंग, डाइवर्सिफिकेशन, लॉस कंट्रोल. 10 बार क्लास में ही सुन लोगे, अपने आप याद रह जाएगा. लॉस कंट्रोल के अंदर 6 पॉइंट, 2 ही क्वेश्चन है इस यूनिट से, खत्म. क्वेश्चन आंसर वाइज भी समझते चलो. इस क्वेश्चन यूनिट से 2 ही मेन क्वेश्चन अपना, 6 स्ट्रैटेजीज एंड 6 वेज ऑफ लॉस कंट्रोल. देखो, गिव यू मिनट, इफ यू हैव एनी डाउट्स गो अहेड एंड आस्क or else we'll move into the next unit. ठीक है ना. अभी चैप्टर को फिनिश करना है आज अपने को, तो पहले इसके बाद उस यूनिट में चलेंगे, चैप्टर को रैप अप करेंगे.
यहां तक में कोई भी डाउट है एक बार चेक कर लो, यूनिट को क्लैरिफाई कर लो, वरना फिर नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। चेक कर लो पहले एक बार। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू चैप्टर 1 यूनिट 5। सो यूनिट 5 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, इन द सेंस रिस्क मैनेज करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ये यूनिट 4 में सीख लिया। अब वही अलग अलग अप्रोचेस को जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप क्या क्या काम करोगे, कैसे करोगे, ये रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू, हाउ डू वी प्लान टू एग्जीक्यूट देम, ये सब डिस्कशंस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में होगा। So we will be discussing, it's a small unit only, and with this unit we will be wrapping up the chapter. आगे बढ़ने के पहले ये समझ के रखो, हर एक चैप्टर के एंड में कई सारे न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चंस है, उसको आपको अभी नहीं करना है। आप करोगे कुछ कुछ नहीं बनेगा, उसमें कुछ कुछ ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो नहीं समझ में आएगा, फिर लगेगा अरे ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, अरे ये कैसे करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, we will solve all the back questions, a lot of extra questions, we will do everything that is required. For now just understand the content, absorb। एक बार समझ लेते हैं चीजों को, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। जब सही वक्त आएगा उसके अलग से क्लासेस आपको दिए जाएंगे जहां हम सारे बैक क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। डोंट वरी, अभी कंटेंट पे फोकस करते हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में हम बात करेंगे, 3 मेन काम आपको करना है। बोलो 3 की एलिमेंट्स टू सक्सेसफुली मैनेजिंग रिस्क। रिस्क को मैनेज करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट काम है, 3 की एलिमेंट्स फॉर सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग रिस्क, मैनेजिंग रिस्क। सबसे पहले परफॉर्मिंग रेगुलरली शेड्यूल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेस करना है, एनालाइज करना है, रेगुलरली शेड्यूल्ड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट करना है। रेगुलरली शेड्यूल्ड, पीरियोडिकली रेगुलरली शेड्यूल्ड पीरियोडिक रिव्यू ऑफ रिस्क होना चाहिए कि सही सही हो रहा है या नहीं हो रहा। पीरियोडिक रिव्यू जो बोलते हैं अपन ऑफ रिस्क असेसमेंट, तो रिस्क असेसमेंट का पीरियोडिक रिव्यू होगा, इन द सेंस चेक करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट सही सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, या नेक्स्ट, टेकिंग अ रिस्क बेस्ड अप्रोच, फोकसिंग टाइम एंड रिसोर्सेज ऑन हाई रिस्क एरिया। सो रिस्क बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है, कोई भी काम को जब हम करेंगे तो रिस्क बेसिस पे करेंगे। जो जैसे अपने कंट्रोल्स लगा रहे हैं तो रिस्क बेसिस पे कंट्रोल्स लगाया जाएगा, जहां ज्यादा रिस्क होगा ज्यादा कंट्रोल्स लगा रहे होंगे, कम रिस्क होगा कम कंट्रोल्स लगा रहे होंगे, लेकिन रिस्क बेस्ड अप्रोच होगा। तो कोई भी काम को करने में, कंट्रोल्स में, ऑडिट में, हर चीज में रिस्क बेस्ड अप्रोच होगा, जहां अकॉर्डिंग टू द रिस्क लेवल्स काम को किया जाएगा। ठीक है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट में हम बोल रहे हैं रिस्क बेस्ड अप्रोच होगा, इन द सेंस ऑब्वियसली हर एक रिस्क इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ रिस्क मोर इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ रिस्क कम इंपॉर्टेंट होंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो रिस्क बेस्ड अप्रोच की रिस्क के बेसिस पे समझेंगे व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट, एंड अकॉर्डिंगली वी विल डू आवर वर्क। पीरियोडिक असेसमेंट होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, रिस्क बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, और फिर प्रॉपर कंट्रोल्स लगाना है। डेवलप एंड इंप्लीमेंट programs to manage and mitigate risk, measures to manage risk।
स्टेप्स टू मैनेज रिस्क। इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट इज द वर्ड देयर, डेवलप एंड इंप्लीमेंट, यानी ऐसा स्टेप्स, ऐसा मेजर्स, ऐसा एक्शंस इंप्लीमेंट करेंगे जिससे रिस्क मैनेजमेंट हो रहा हो। दैट्स द 3 पार्ट्स। पीरियोडिकली रिस्क को रिव्यू करना है, एनालाइज करना है, रिस्क बेस्ड अप्रोच फॉलो करना है हर काम को करते टाइम, एंड इंप्लीमेंट सुटेबल प्रोग्राम्स, मेजर्स, कंट्रोल्स, स्टेप्स टू मिटिगेट रिस्क। यही तीनों को, following is a comprehensive overview of each of these strategies and steps organization can take to implement them। तो यही तीनों काम, पीरियोडिक रिव्यू करना, रिस्क बेस्ड अप्रोच एंड मेजर्स टू मैनेज रिस्क, ओके, ये तीनों ही करने टाइम क्या क्या स्टेप्स होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, रिस्क बेस्ड अप्रोच होना चाहिए, सूटेबल कंट्रोल्स लगाना है, ये सब करने में क्या क्या करना है, ये डिस्कशंस करने चल रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क असेसमेंट, फर्स्ट वाला जो था रिस्क असेसमेंट, तो जो पीरियोडिक रिव्यू ऑफ रिस्क होना चाहिए, हम लोग बोल रहे हैं रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, तो ये रिस्क असेसमेंट के लिए बुक बोल रहा है ड्यूरिंग रिस्क इवैल्यूएशन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस रिलाई ऑन रिस्क असेसमेंट हीट मैप्स। नाउ यू नो व्हाट इज अ हीट मैप? I have an image that I have for you to show you what is a heat map. So you know, this is what a heat map looks like. नोटिस करना, हीट मैप में भी प्रोबेबिलिटी और इंपैक्ट है, जो समझाते आ रहा है फर्स्ट सेशन से आपको कि रिस्क के लिए 2 ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, प्रोबेबिलिटी और इंपैक्ट। रिस्क के लिए 2 ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, प्रोबेबिलिटी एंड इंपैक्ट। होने का चांसेस कितना, लाइक्लीहुड, और अगर हुआ तो लॉस कितना, एक्सपोजर्स, सेवरिटी। तो बोला प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 हो सकता है, इंपैक्ट 1 2 3 4 5 हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली 1 into 1 सबसे लोएस्ट होगा, 5 into 5 25 सबसे हाईएस्ट होगा। सो दैट इज हाउ वी कैन नो व्हाट इज अ कैटास्ट्रोफी। की में देखना, व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल, व्हाट इज अनडिजायरेबल, व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज डिजायरेबल। तो ये जो 1 है, 1 2 3 ये सब एक्सेप्टेबल डिजायरेबल है। फिर जो 4 and 6 वगैरह है ये सब एक्सेप्टेबल है। फिर 8 10 12 ये सब अनडिजायरेबल है। 15 अनएक्सेप्टेबल है, एंड रेड तो एकदम कैटास्ट्रोफिक है। दिस इज अ हीट मैप। सो हीट में क्या होगा, सबसे कूलेस्ट पार्ट विल बी द ग्रीन एंड द हॉटेस्ट पार्ट वुड बी द रेड, एंड दैट इज हाउ द हीट मैप इज मेड। आ जाओ, वापस आ जाओ। So risk assess करते टाइम many organizations rely on heat maps to determine their organization's vulnerabilities। इससे समझ में आ जाएगा कहां कितना इम्पैक्ट है, कहां कितना प्रोबेबिलिटी है, एंड अकॉर्डिंगली क्या बिजनेस का रिस्क का इंपॉर्टेंस है। While these maps reveal high, medium and low risk areas within a company and the likeliness and the impact of a negative event। देखो स्टार्टिंग से यही बोल रहा है, रिस्क को एनालाइज करने का 2 ही पैरामीटर्स है, लाइकलीहुड एंड इंपैक्ट। तो ये लाइकलीहुड और इंपैक्ट के बेसिस पे ओवरऑल रिस्क हाई है, मीडियम है, लो है, ये अपने को हीट मैप से समझ में आ जाता है, ग्रीन, येलो एंड रेड एरियाज। They don't help to determine why risk exists and what action each risk requires। Okay, तो बोला हीट मैप से ये समझ में आ जाता है कि रिस्क है, कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो रिस्क क्यों है, और उस रिस्क को रोकने के लिए या कवर करने के लिए क्या मेजर्स, कंट्रोल्स लगाया जा सकता है या लगाना चाहिए, ये सब कुछ भी हीट मैप नहीं बताता। बुक बोल रहा है हीट मैप से ये समझ में आ जाता है कि रिस्क है और कितना सीवियर है, इंपैक्ट और लाइक्लीहुड के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम डिजायरेबल टू कैटास्ट्रोफिक। लेकिन फिर भी वो रिस्क क्यों है, कॉज क्या है, रीजन क्या है, एंड उसका सोल्यूशन क्या है, ये सब कुछ भी नहीं बताता है हीट मैप्स। टू रिसीव मोर इंफॉर्मेटिव असेसमेंट, डिसीजन मेकर्स इवैल्यूएट अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स सच एज। देखो तो और क्या क्या चीजें एनालाइज की जाती है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। हमें क्या करना है, रिस्क को रिव्यू करना है, असेस करना है। अब ये रिस्क को एनालाइज असेस करने का एक तरीका मेंशन किया हीट मैप्स है।
लेकिन हीट मैप्स में बोला सिर्फ समझ में आ जाएगा रिस्क कितना हीटेड है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है, लेकिन वो क्यों है, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब कुछ नहीं बताता। तो और क्या क्या कर सकते हैं हम? एक बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूट कॉज एनालिसिस। अगर आप नाम से समझो रूट कॉज एनालिसिस की कॉज ऑफ द प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आएगा। तो अगर जड़ तक जाएंगे, जड़ तक, तभी तो जड़ से प्रॉब्लम को उखाड़ फेंक पाएंगे। तो रूट कॉज एनालिसिस इज यूज्ड फॉर रिस्क असेसमेंट। लाइक्लीहुड को समझना, इंपैक्ट को समझना, आप कितने प्रिपेयर्ड हैं उससे लड़ने के लिए। देखो बहुत बेसिक चीजें हैं, बट ये सब कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ता है जब रिस्क को असेस करना है। हम जब रिस्क को असेस कर रहे हैं तो खाली ऐसा नहीं है कि रिस्क टोटलिटी में देखना है, उसका इंडिविजुअल लाइक्लीहुड कितना है, इंपैक्ट कितना है, हम उसके लिए कितने तैयार हैं, उसका रूट कॉज क्या होगा, ट्रैजेक्टरी ऑफ रिस्क इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और फ्लैट। अगर ये रिस्क बढ़ेगा तो क्या बढ़ता चला जाएगा या कांस्टेंट रहेगा या घट जाएगा एक लेवल के बाद, ट्रैजेक्टरी ऑफ द रिस्क, उसको क्या किया जा सकता है उससे रोकने के लिए, बचने के लिए। रेसिडुअल रिस्क इफ मिटिगेटिंग एक्टिविटीज आर अकम्प्लिश्ड। एक बार हमने मिटिगेट करने के लिए सूटेबल कंट्रोल्स लगा दिया, मिटिगेट कवर करने के लिए सूटेबल कंट्रोल्स लगा दिया, अब रेसिडुअल बचा हुआ रिस्क कितना बचा, रेसिडुअल रिमेनिंग रिस्क। सो रेसिडुअल रिस्क इज द रिमेनिंग आफ्टर द कंट्रोल मेजर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। कॉपी के लास्ट पेज में लिख लो ना ये चीज, व्हाट इज रेसिडुअल रिस्क, कॉपी का लास्ट पेज में लिखना जहां इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लिख रहे हो। Residual risk is the total risk remaining after countermeasures have been analyzed and implemented. After countermeasures have been analyzed and implemented. Okay. Next is the description of the environment. Description of the environment. In general, overall environment कैसा है, वापस आ जाओ। Residual risk is the total risk remaining after the countermeasures have been analyzed and implemented. मतलब हमने कंट्रोल्स लगा दिया, उसके बाद भी जितना रिस्क बच गया, बिकॉज कंट्रोल्स लगाने के बाद, काउंटर मेजर्स लगाने के बाद रिस्क जीरो तो हो नहीं जाएगा, कुछ रिस्क तो हमेशा बचा हुआ रहेगा। तो टोटल जितना रिस्क बचा हुआ रहा आफ्टर द कंट्रोल्स एंड काउंटर मेजर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, दिस इज रेसिडुअल रिस्क। तो वो समझना है। इन्वायरमेंट इन जनरल कैसा है, कंड्यूसिव है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, डर्टी प्रैक्टिसेस है, कॉम्पिटिटिव है, एनालाइज करेंगे। अ थरो रिस्क असेसमेंट that analyzes these elements allows an organization to pinpoint and address risk areas. It can also inspire to create new mitigation strategies to prevent and manage future exposures. To prevent and manage future exposures. Next is risk focused practices. देखो सेकंड जो बोल रहा था, हर काम में रिस्क बेस्ड एक्टिविटीज होगा। तो ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है कि सर रिस्क हमारे को सिर्फ फैक्ट्री में देखना है, लेबर को लेके देखना है, हर चीज में रिस्क है और हर चीज का रिस्क को समझ के रिस्क बेस्ड काम करना है। Even financials. So when you're investing, there is risk involved. You have to analyze, evaluate the risk involved and then make your financial decisions. Similar to risk assessment,
there are traditional practices that only analyze financial activities and controls. While it is critical to assess financial activities and controls, many other factors also put organization at risk. देखो समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा नहीं है कि खाली फाइनेंशियल रिस्क अपने को समझने का दरकार है. बिजनेस पे रिस्क बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से आता है, अपने को सारा फैक्टर्स समझने का दरकार है. खाली कोई भी एक फैक्टर समझना है, खाली फाइनेंशियल रिस्क समझना जरूरी नहीं है. वी नीड टू एनालाइज सेवरल फैक्टर्स, ये बोलना चाह रहे हैं. That's why it's important to take a broader and more comprehensive approach to risk focused practices. हर चीज को कवर करना चाहिए. रिस्क फोकस प्रैक्टिसेस बोल रहा है, हर एक्टिविटी, हर प्रैक्टिसेस, हर चीज को रिस्क के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए. Address high risk areas. Just write a couple of lines. This is for risk based approach. Risk focused practices बोल दीजिए, risk based approach बोल दीजिए. उसके लिए 2 लाइन लिखवा रहा हूँ. बुक के स्टार्टिंग वाले पार्ट में, एंडिंग में नहीं लिखना है. स्टार्टिंग वाले पार्ट में कॉपी में लिख सकते हो, या बुक है आपके पास तो बुक में डायरेक्टली लिख सकते हो. लिखना, वी आर राइटिंग फॉर रिस्क बेस्ड अप्रोच या रिस्क फोकस्ड प्रैक्टिसेस के लिए. There is risk involved in every business activity. There is risk involved in every business activity. While financial risk management is important, while financial risk management is important, there are various other areas. There are various other areas where risks may occur. There are various other areas where risks may occur. And hence, each of the activities / aspects of the business, and hence each of the activities / aspects of the business must be planned after considering the risk perspectives. Must be planned after considering the risk perspectives. Okay. अच्छा, एक और लाइन लिख लो. All the risks are not equally important. All the risks are not equally important. In case of risk focused approach, in case of risk focused approach, we identify and focus upon those activities that have the highest risk. Identify and focus upon those activities that have the highest risk. क्लियर हो रहा है? अब ये हाई रिस्क एरियाज में क्या क्या आता है? साइबर सिक्योरिटी. आज के दिन में ऑनलाइन की दुनिया इतनी वल्नरेबल है, इतना सिक्योरिटी ब्रीचेस रिस्क है वहां पे कि आप
There can be so many new types of risk and challenges that can be created for organizations. Cyber security is a major area which is a high risk area for the organization. Reliance on third party service providers. When you rely on any third party service providers, automatically, reliance on third party service providers, automatically you are exposed to risk, because the service provider may not provide service, or may provide of inferior quality that creates challenges. आज internet provider is a service provider, internet down हो गया, internet slow हो गया, ढंग से नहीं चल रहा है, these are all risks that we are exposed to. और आजकल इतना ज़्यादा हम इन service providers पे dependent होते हैं, that creates a risk for us. Credit risk banks के लिए खास करके बहुत major है. बैंक के लिए इंटरनेट, क्योंकि आज के दिन में प्रैक्टिकली सारा काम बैंक का इंटरनेट के ऊपर होता है, इसलिए सर्विस प्रोवाइडर वाला रिस्क. क्रेडिट रिस्क, बिकॉज बैंक के लिए सबसे बड़ा रिस्क होगा डिफॉल्ट का रिस्क, क्योंकि बैंक का तो काम ही है आपसे पैसा लेना, आपको पैसा देना. अब अगर सामने वाला पैसा नहीं दिया टाइम पे, एसबीबी वाला केस हो जाएगा. तो अगर लोन्स रिकवर नहीं होगा तो हम डिपॉजिट्स को कैसे पे करेंगे, प्रॉब्लम्स आ जाता है. रेगुलेटरी रिस्क, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. इंडिया में एक एक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, जिसको बोलते हैं पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो रेगुलेटरी रिस्क इज द रिस्क गलती से लॉज का नॉन कंप्लायंस हो जाना. तो बैंक्स वगैरह पे इतने ज्यादा कंप्लायंसेस वगैरह है, कोई भी एक छोटा सा नॉन कंप्लायंस और उसके वजह से पेनल्टीज, रेपुटेशनल लॉस बहुत मेजर रिस्क है बिजनेस के लिए. फ्रॉड, बैंक में तो भर भर के होता है और उसको रोकने के लिए बैंक कोशिश भी करता रहता है, लेकिन आपने तो सुने हैं, ठीक है ना, अलग अलग बैंक का अलग अलग बैंक का अलग अलग लोगों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग तरीकों से फायदा उठाया है, दिवाला निकाला है. सो there are various cases that have occurred in the past where the banks have not been able to prevent these frauds, and that is generally happens because of some perpetrator insider being involved. तो जब भी इतने बड़े बड़े घपले होते हैं ना, हमेशा कोई अंदर वाला होगा, बिकॉज आरबीआई ने इतने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लगा रखे हैं कि जब तक कोई अंदर से मदद नहीं करे इतना बड़े बड़े फ्रॉड कर पाना पॉसिबल ही नहीं होता. ओके, बट these are high risk areas for banks. That's what we're talking about. Now, improve performance. All functional areas of financial institutions, and each area has associated risk and opportunities. All areas are connected and they all have risk and opportunities. Taking a more comprehensive approach to addressing an organization's risk allows evaluating potential issues that might otherwise be overlooked. In addition to the above risk areas, financial institutions should analyze the following elements to improve performance after a complete risk focused assessment. Points में चलने के पहले क्या बोलना चाह रहे हैं कि कई बार अगर आप इंडिविजुअल एक्टिविटीज एस्पेक्ट्स पे ध्यान दो, तो कई बार कुछ रिस्क जो ओवरऑल मटेरियल हो सकते हैं, इंडिविजुअली हो सकता है इतने मटेरियल ना हो. वंस अगेन, कई बार हो सकता है कोई रिस्क जो ओवरऑल बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा हो. So when you look at it from an activity perspective, from an individual activity perspective, you will feel this activity, ये risk उतना important नहीं है. But when you look at it from the overall organizational perspective, then you will realize अच्छा नहीं ये बहुत important है. तो बोला कई बार अगर आप टोटलिटी में रिस्क को देखेंगे तो कुछ कुछ चीजें ऐसी समझ में आएंगी, ऐसे ऐसे रिस्क समझ में आएंगे जो अगर आप इंडिविजुअली देखते तो ओवरलुक हो जाते हैं. अब लाइन समझ में आ रहा है क्या? So when you look at the entire organization in totality, you get to see a lot of such risks that you would have otherwise overlooked if you would have looked at them in isolations. Okay. Following are some elements to improve performance. Elements to improve performance आफ्टर अ रिस्क फोकस्ड असेसमेंट. एक बार आपने असेसमेंट कर लिया तो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं? अच्छा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप,
अच्छा स्ट्रक्चर एंड स्टाफिंग करेंगे, राइट स्टाफ विथ राइट स्किल्स, ट्रेनिंग रिटेन करना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाने का कोशिश करेंगे टेक्नोलॉजी, कंट्रोल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीडियर्स के थ्रू। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे ध्यान देंगे, फ्रॉड वगैरह को रोकने के लिए, वेस्ट रोकने के लिए, अब्यूज मिसयूज रोकने के लिए। अब्यूज मतलब सच्ची में थोड़ी ना गाली देके जाएंगे यू आर अ वेरी बैड कंप्यूटर। अब्यूज मतलब मिसयूज। प्रोसेसेस पे ध्यान देंगे, प्रोसेस का लाइक प्रोक्योरमेंट का, कंप्लायंस का, रिपोर्टिंग का, मार्केटिंग का, एक एक प्रोसेसेस पे ध्यान देंगे। एक बार आपने रिस्क फोकस्ड असेसमेंट कर लिया तो फिर बोला इन सारे एरियाज पे ध्यान देंगे टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक्स। ओके, अगेन इट्स एन एसक्यू। हाँ, और ये 3 पॉइंट टोटलिटी में भी एक एसक्यू है अपने लिए, प्रीवियस पेज। एंड दिस वाज आल्सो एन एसक्यू। रिस्क फोकस्ड रिस्क असेसमेंट करने के लिए, पीरियोडिक रिव्यू रिस्क असेसमेंट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करना है। हीट मैप्स के सिवाय प्लस हीट मैप्स। हाँ, हीट मैप्स तो पैराग्राफ में था, तो हीट मैप्स के सिवाय और क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करना है। ओके, प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन, दिस वाज द थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट, कि इंप्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम्स, कंट्रोल्स, मेजर्स रिस्क को मैनेज करने के लिए। वाइल रिस्क असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट, एनालिसिस करना जरूरी है, लेकिन एनालिसिस करने से अपने आप रिस्क मैनेज नहीं होगा। एनालिसिस करने के बाद कुछ काम करना पड़ेगा, तब वो रिस्क मैनेज होगा। कंटिन्यूइंग टू एनालाइज एंड मिटिगेट रिस्क फॉलोइंग द असेसमेंट इज की टू द कंपनीज कंटिन्यूड सेफ्टी। एनालाइज करने के बाद रिस्क वगैरह को मिटिगेट वगैरह भी करना पड़ेगा टू इंश्योर कंपनीज सेफ्टी। This is where internal audit or risk management practices can take an expanded role in the company. तो खाली रिस्क एसेस करके लेने से नहीं होगा, ये बोलना चाह रहा है। पीरियोडिकली ऑडिट करना है, इवैल्यूएट करना है, कंट्रोल्स लगाना है, और वो कंट्रोल्स भी सही सही चल रहा है कि नहीं ये चेक करना है। तो आपने गेट के बाहर ताला लगा दिया, लेकिन ताला जो लगाया है वो इफेक्टिव है कि नहीं, उससे काम हो रहा है कि नहीं, ये पीरियोडिकली असेस, रिव्यू, ऑडिट भी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, बोला प्रायोरिटाइज रिस्क, रिस्क को प्रायोरिटी दीजिए। क्योंकि जनरली क्या है, कई बार लोग रिस्क को लेके बड़े कैजुअल हो जाते हैं, दे डू नॉट गिव सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू रिस्क। सो प्रायोरिटाइज रिस्क। डेवलप एन एनुअल इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम, एनुअल ऑन रिड्यूसिंग प्रायोरिटी रिस्क। जो इंपॉर्टेंट हाई रिस्क एरियाज है उस पर फोकस करके एनुअल ऑडिट होना चाहिए। वैलिडेट मैनेजमेंट एक्शंस, वैलिडेट चेक करना कि मैनेजमेंट में जो किया है रिस्क के लिए वो सब सही था, इफेक्टिव था, उससे रिस्क कम हुआ, कंट्रोल मैनेज हुआ या नहीं हुआ, वैलिडेट करना है। तो बोला सबसे पहले रिस्क को प्रायोरिटाइज करना है। व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। रिस्क को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट कंट्रोल्स लगा रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव है कि नहीं, तो ऑडिट होना चाहिए एनुअली। ऑडिट करने के बाद बोल रहे हैं वैलिडेट करेंगे कि मैनेजमेंट ने जो स्टेप्स लिया वो कितना सही था, और उसके हिसाब से ट्रैक एंड रिपोर्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोग्रेस। कोई भी काम करना कंप्लीट तब होता है जब आप उस पर रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग करने से सामने वाले को भी एक आंसरेबिलिटी आ जाता है, अकाउंटेबिलिटी आता है। तो जहां हम रिस्क मैनेजमेंट यहां कर रहे हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव है, इसके लिए पीरियोडिक असेसमेंट तो करना ही था, अपन बोल रहे हैं ऑडिट कर रहे हैं, उसका रिपोर्टिंग होना चाहिए कि क्या प्रोग्रेस है, कितना काम हुआ, क्या रिस्क था, लेवल पहले था, अब क्या रिस्क का लेवल हुआ है, कितना घटा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रायोरिटाइज द रिस्क, एनुअल ऑडिट होना चाहिए। मैनेजमेंट जो काम कर रहा है वो कितना इफेक्टिव है, ये वैलिडेट चेक करना है, एंड एक रिपोर्टिंग होना चाहिए, ट्रैक एंड रिपोर्ट इंप्लीमेंटेशन प्रोग्रेस। देखो, विल मूव इनटू द लास्ट टॉपिक, बट आर वी वेरी क्लियर विद दिस पार्ट टिल हियर एवरीवन? Check through. Implement key benefits.
ऑफ कोर्स मैनेजमेंट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग न्यू वेज टू मिटिगेट रिस्क. रिस्क को मैनेज करना, मिटिगेट करना, ये तो मैनेजमेंट का ही जिम्मेदारी है. तो ये मैनेजमेंट विल कॉन्स्टेंटली कीप कमिंग अप विथ न्यू वेज टू मैनेज एंड मिटिगेट रिस्क. बट देर आर मेनी वेज इंटरनल ऑडिट और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैन हेल्प. जैसे कि ऊपर वाला का कंटिन्यूएशन है. ऊपर बोल रहा था रिस्क मैनेज करने से, रिस्क मैनेजमेंट के लिए ऑडिट करने से, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करने से क्या फायदे हो सकते हैं. वही चीज यहां वापस बोल रहा है कि ऑडिट या रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से कंपनी को पॉलिसी प्रोसीड्यूर बना के दे सकता है ऑडिटर या रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. यानी जब आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो पॉलिसी बनाओगे, प्रैक्टिसेस डिफाइन कर दोगे, ये काम ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली रिस्क बेहतर कंट्रोल में आएगा. ऑडिट के दौरान ऑडिटर चेक करके बोल सकता है कि ये काम ऐसे ऐसे होना चाहिए. दैट विल गिव अस एन आइडिया अबाउट हाउ थिंग्स हैव टू बी डन. गाइडलाइंस मिल जाएगा टू अपडेट पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस. प्रोसेसेस सिस्टमैटिक हो जाएंगे. बोला पहला बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडस्ट्री अपने को पता चलेगा. बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ड अंडरलाइन करना. Provide best practices, policies and guidelines. Supplying training opportunities and testing identifies weaknesses. Identified weaknesses. तो ये चार काम हमारे लिए हो रहा होगा ऑडिटर्स के थ्रू या रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू. पहला बात तो यही काम को करने का, इसी प्रोसेस को परफॉर्म करने का इंडस्ट्री का जो बेस्ट तरीका होगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस होगा, वो हमें रिकमेंडेशंस मिल रहा होगा कि ये काम को इस तरह किया जा सकता है. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट इन द इंडस्ट्री दैट इज बीइंग फॉलोड. तो हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस का पता चलेगा. सेकंड, हमें कुछ पॉलिसीज, गाइडलाइंस मिल रही होगी कि कंपनी में ये पॉलिसी इस तरीके से काम किया जा सकता है. कोई भी काम को करने का अगर एक पॉलिसी होगा तो एक रकम का कंट्रोल होगा, चेक होगा, बिकॉज सबको फिर काम उसी तरीके से करना पड़ेगा. तो वो पॉलिसीज, गाइडलाइंस बनाने में हेल्प होगा थ्रू ऑडिटर्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. थर्डली, पीरियोडिक ट्रेनिंग देंगे एम्प्लॉइज वगैरह को. जैसे आज एंटीवायरस है तो कई बार लोग एंटीवायरस लगाते हैं, इट्स अ कंट्रोल, रिस्क से बचने के लिए वायरसेस का. लेकिन अगर आप एंटीवायरस को अपडेट नहीं कर रहे हो तो नए नए वायरस से वो आपको बचा नहीं पाएगा. तो ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा लोगों को पीरियोडिकली, ताकि वो कंट्रोल्स को सीरियसली ले, रिस्क मैनेजमेंट ध्यान से करें. और जहां भी कोई वीकनेसेस, वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई किया गया है तो उसको पीरियोडिकली टेस्ट करके देखेंगे कि उस पर कुछ ना कुछ कंट्रोल्स लगाया गया है कि नहीं, वो प्रॉपर्ली कवर किया गया है कि नहीं. ये सब ऑडिटर्स हमारे लिए करके दे सकते हैं. की बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ऑडिटर्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. देखो, आज नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे, फ्रेश क्लास से ही शुरू करते हैं. आज उतना टाइम है नहीं कि एक नया चैप्टर शुरू करें. But check through. This is completing your entire chapter 1, all the 5 modules, units of the module. ठीक है ना. So quickly go through and check through please. अपने यहाँ पे 3 मेन काम करने का बात कर रहे थे. सबसे पहले रिस्क फोकस्ड. सबसे पहले अपने बात कर रहे थे यहाँ पे कि अपने को रिस्क फोकस्ड अप्रोच रखना है, पीरियोडिक रिव्यू करना है एंड डेवलप एंड इंप्लीमेंट कंट्रोल्स, मेजर्स, प्रोग्राम्स टू मिटिगेट रिस्क. अब पीरियोडिक रिव्यू करते टाइम बोला हीट मैप्स है एंड बहुत कुछ और कर सकते हैं, जैसे लाइकलीहुड समझना, वल्नरेबिलिटी समझना, रिस्क का ट्रैजेक्टरी वगैरह समझना, प्रिपेयर्डनेस वगैरह समझना. फिर बोला रिस्क फोकस्ड अप्रोच रखना है, मेन की एरियाज पे ध्यान देना, हाई रिस्क एरियाज पे ध्यान देना, और ये हाई रिस्क एरियाज क्या क्या होता है ये समझा. फिर इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस कैसे कैसे ला सकते हैं हम लोग, ये सीखा हम लोगों ने. फिर उसके बाद बोला प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन करेंगे, और उसके अंदर इंटरनल ऑडिटर्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होने से क्या क्या फायदे हो रहे होंगे ये डिस्कस किया है हम लोगों ने. चेक थ्रू प्लीज, बिकॉज दिस इज कंप्लीटिंग द एंटायर चैप्टर 1 फॉर अस. वी विल बी मूविंग इनटू मॉड्यूल 2, चैप्टर 2 फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन. बट आर वी क्लियर टिल हियर एवरीवन? चेक कर लो प्लीज. ओके, सो चैप्टर 1 वाज, अगर आप समझे हो, इंट्रोडक्शन था पूरा. What is risk? रिस्क और अनसर्टेनिटी का डिफरेंसेस,
टाइप्स ऑफ रिस्क वगैरह सीखा हम लोगों ने, रिस्क मैनेजमेंट करने का एडवांटेजेस समझा, ऑब्स्टिकल्स इन रिस्क मैनेजमेंट समझा हमने आज के सेशन के अंदर रिस्क मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजी सीखे, अवॉइड करना, रिस्क को ट्रांसफर करना, रिस्क को शेयर करना, रिस्क को रिटेन करना, डाइवर्सिफिकेशन एंड लॉस कंट्रोल। लॉस कंट्रोल में वापस हमने बोला डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, अवॉइडेंस कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है या डुप्लीकेशन। इतना ही था। लास्ट वाले पार्ट में 3 मेन काम कर रहे हैं, पीरियोडिक रिव्यूज करने का बात कर रहे हैं, रिस्क बेस्ड अप्रोच फॉलो करने का बात कर रहे हैं, डेवलप एंड इंप्लीमेंट करने का बात कर रहे हैं, प्रोग्राम्स टू मिटिगेट रिस्क। उसके अंदर यहां पे डिस्कस किया असेसमेंट करते टाइम पीरियोडिक रिव्यू का तरीका सीखा हम लोगों ने, रिस्क फोकस्ड अप्रोच में हाई रिस्क एरियाज वगैरह समझा, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंसेस कैसे कर सकते हैं ये सीखा, एंड फिर लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि डेवलप एंड इंप्लीमेंट करते टाइम प्रोग्राम्स हमारे लिए किस किस तरीके से इंटरनल ऑडिटर्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेनिफिशियल हो सकता है। आप रिवाइज करके रखें, कंसोलिडेट करके रखें, बिकॉज आगे के चैप्टर्स में ये इंट्रोडक्शन के बेसिक्स वाले सारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे काम में आएंगे, तो रिवाइज किया हुआ होना चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट सेशन से एक नया चैप्टर मेन टाइप्स ऑफ रिस्क शुरू होगा, जहां सबसे पहले हम आपके साथ इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड मार्केट रिस्क डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में। सो चैप्टर 2 इज गोइंग टू बी फोकसिंग अपॉन दीज 2 मेन टाइप्स ऑफ रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड मार्केट रिस्क। जिनका एसएफएम किया हुआ हो या कर रहे होंगे तो वहां पे आप सीख रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको ऑब्वियसली कई सारी चीजें रिविजन होगी जो मैं इंटरेस्ट रेट रिस्क में यहां पढ़ाऊंगा एज कंपेयर टू जो मैंने एसएफएम में पढ़ाया है आप लोगों को। एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे, समझेंगे नेक्स्ट डे, यहां तक क्लियर करके आइएगा, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही एवरीवन, and the YouTube ones, don't forget to press the subscribe button and the bell icon. I'll see you in the next session, but thank you so much for today everyone.